हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपवाह तंत्र को। अपवाह तंत्र क्या होता है, पहले तो ये समझो। जो हमारे भारत का अपवाह तंत्र है वो कई नदियों से मतलब मिलकर बना होता है। आपका कई नदियां हैं जो बहती हैं और उनके कई सहायक नदियां हैं, वो आपस में मिलती है और वो अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। जैसे गंगा नदी है, तो ये गंगा नदी क्या होती है, एक नदी निकल रही है समझो आप, और इस नदी के साथ साथ जो जो सहायक नदियां इसमें मिल रही हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और जितना एरिया ये कवर कर रही है, जैसे ये वाला एरिया इसने कवर कर यहाँ है ना, तो ये जो है आपका एरिया पूरा, जहां जहां से इसकी जो नदी तो है, मेन जो रिवर है आपकी मेन स्ट्रीम वो तो है, उसके साथ साथ जो जो सहायक नदियां भी इसके साथ मिल रही है, अन्य जो बाकी क्षेत्रों से मिल करके, तो ये सारा आपका मिला जुला करके क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। तो ऐसे कई अपवाह तंत्र हमारे भारत में मौजूद है, क्योंकि भारत तो क्या है, एक नदियों का देश है, यहाँ तो बहुत सारी नदियां मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर अपवाह तंत्र में दो प्रकार के अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। एक तो होते हैं हिमालय नदी वाला अपवाह तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र, और एक आता है आपका प्रायद्वीप नदियां, है ना, जो प्रायद्वीप में मिलेगी, जो नीचे की तरफ होती हैं, ये होती है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब इनमें जो है पर्याप्त भिन्नता भी हमको देखने को मिलती है। जो हिमालय की नदियां हैं वो अलग तरीके से की होती है और प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अलग तरीके की होती है, तो हम दोनों में अब अंतर देख लेते हैं। तो जो हिमालय नदियां होती हैं वो 12 मासी होती हैं। पहला अंतर, ये 12 मासी होती हैं। 12 मासी का मतलब क्या हुआ, ये साल भर बहती रहती है, इनमें साल भर जो है पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। वही प्रायद्वीपीय नदियां कैसी होती है, मौसमी होती हैं, मौसमी होती हैं। और जो हिमालय नदियां होती हैं ये कैसी होती है, बड़े बड़े गॉर्ज जो बनाती है ना, गॉर्ज का मतलब होता है जो ये पहाड़ है, इनके बीच में से अगर कोई नदी निकलती है तो उसको बोलते हैं गॉर्ज। तो ये बड़े बड़े गॉर्जेस का फॉर्मेशन करती है, गॉर्ज बनाती है। और ये कैसी होती हैं, ये नदियां हैं बड़ी गॉर्ज नहीं बनाती हैं, और नहीं इनमें इतना पानी होता है जिससे गॉर्ज का फॉर्मेशन करे, ये सिंपल से बहती हैं। ठीक है, ये अंतर हो गया। हिमालय नदी तंत्र में हम लोग दो मेजर नदी तंत्र पढ़ते हैं। एक तो होता है सिंधु नदी तंत्र, और एक आता है आपका गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ये जो है मेजर नदी तंत्र है हिमालय नदी में। एक होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना। ये 3 प्रकार के नदी तंत्र हमको देखने को मिलते हैं हिमालयी नदियों में। और प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन से आते हैं आपके, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे आपके आते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में। तो अब एक एक करके इन नदी तंत्रों को समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र को समझते हैं। और जो हिमालयी नदियां होती हैं, एक और अंतर देखो इसमें, हिमालयी नदियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, बड़े बड़े गॉर्जेस भी बनाती है, और साथ ही ये जो है आप देखते हो नदियां जैसे ऐसे बह रही है, ठीक है, ये नदी सीधी बह रही है। अब ये नदियों में हमको कई बार विसर्ग दिखाई देते हैं, जैसे इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा कैसे लहरेदार हो जाती है, सर्पाकार, इस तरह से सर्पाकार संरचनाएं बनाती है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इनमें क्या होती है, सिल्ट और निक्षेप, बहुत ज्यादा रेत बालू, ये सब ज्यादा इन नदियों में देखने को मिलता है, हिमालयी नदियों में। क्योंकि हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ों से होकर के निकलती है, तो जैसे पहाड़ों में ऊपर से जो भी आपके सिल्ट है, निक्षेप है, रेत है, वो भी साथ में यहाँ से लेकर के निकल रही है। और जब ये साथ में लेकर के निकलती हैं और जब मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो क्या होता है, ये एक विसर्ग ऐसे बना लेती है ना, इनको बोलते हैं हम लोग विसर्ग। और जब ये विसर्ग क्या है, आधे आधे भाग में बट जाते हैं, जैसे ये विसर्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी रेत वगैरह कुछ जमा हो गई, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, है ना, इसका नदी तंत्र, और ये इस तरह से फ्लो में बहने लग गई, और ये वाला भाग जो है आपका पानी वाला, ये अलग हो गया इससे, और ये बना जाता है आपका गोखुर झील। तो
इस तरह से ये विसर्ग का भी फॉर्मेशन करती है और गोखुर झील का भी फॉर्मेशन करती है। और जैसे जैसे नीचे नीचे की तरफ आती जाएंगी, है ना, इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अब क्या हो गया, मिट्टी इकट्ठा हो जाएंगी। मिट्टी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाने से, निक्षेप बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाने से, ये जब अंतिम पड़ाव में अपनी आती है और बंगाल की खाड़ी में जैसे मिलने जाती है, तब मिलने से पहले क्या होती है, बहुत ज्यादा अपनी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। बहुत ज्यादा शाखाओं में बढ़ जाने से इसका जो मार्ग है बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। अभी ना यहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे क्या बहुत ज्यादा शाखाओं में बढ़ गए। बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाने से इनका मार्ग चौड़ा हो गया और इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। नदी का मुहाना जो होता है, जिसके बाद अब क्या है, नदी बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में मिलने वाली होती है जैसे, तो अब उनमें ऐसा डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमको गंगा नदी में दिखता है। जब वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है तभी डेल्टा का फॉर्मेशन कर देती है। आगे इतना समझ में, तो ये होती है हिमालयी नदियां। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें इतना ज्यादा हमको ज्यादा विसर्ग, गोकुल, ये सब ज्यादा नहीं दिखाई देते, नॉर्मल सी इस तरह से बहती हैं प्रायद्वीपीय नदियां, है ना। और सहायक नदियां इसमें आकर के जुड़ जाती हैं। तो ये जो बहती है, ये बहती है आपकी पश्चिम से, जो पश्चिम घाट है यहां से निकलेगी आपके पश्चिम से, और किस तरफ जाएगी, आपकी पूर्व की ओर जाएगी, और कहाँ मिलेगी, आपके बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। और कुछ नदियां ऐसी है, 2 नदियां ऐसी हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं और अरब सागर में मिल रही हैं, तो उनके नाम मैं आपके आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग हिमालय नदी तंत्र को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहली कौन सी, सिंधु नदी तंत्र। आपने नाम तो इनके कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। अब ये कहाँ से निकलती है, अब देखो ये भारत है ना, ये भारत है। ओके, इतना ही पार्ट में अभी आपको बना करके समझा देती हूँ, है ना, ज्यादा हम लोग बनाएंगे नहीं। हाँ चलो, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलेगी, ये निकलती है आपके मानसरोवर से, इसको बात याद रखना है ना, ये निकलती है आपके मानसरोवर से। मानसरोवर के पास ही है लगभग ये इसका उद्गम स्थल, ठीक है। तो इसका उद्गम लिख लो, उद्गम है मानसरोवर के पास। और ये समाप्त कहाँ हो रही है, ये लिख लो, समाप्त कहाँ होती है, मिलती कहाँ है, ये जाती है आपके अरब सागर में, अरब सागर, ठीक। इतना आया समझ में, मतलब ये कैसे जा रही है, मानसरोवर से निकलती हैं इस तरह से, और ये जाती है अरब सागर में मिल जाती है। इतनी बात याद रखना ना। अब इसमें ये याद रखो कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां, ये इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियां कौन कौन सी है, वो हैं आपकी मेन 5 जो हैं, वो याद रखना कौन कौन सी है। सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चीनाब। ये सभी सहायक नदियां जो हैं वो सिंधु नदी में कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के पठानकोट में मिलती हैं। तो ये बात ध्यान रखना। एंड ये सारी 5 नदियां जो है वो निकलती हैं, यहाँ इस तरह से निकल रही हैं, और ये 5 नदियां जा करके इसमें मिल जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। और ये सब क्या होती हैं, एक चीज याद रखना है, ये 5 नदी बहुत ज्यादा क्या उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है, जो कि होता है पंजाब में, है ना। पंजाब का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये 5 नदियां हैं, इनसे ही पंजाब मिलकर के बना, जो उपजाऊ बहुत ज्यादा वहां पर दिखता है, उनको गेहूं की उपज बहुत ज्यादा होती है पंजाब में, तो इन्हीं नदियों के कारण ये दिखाई देता है। अब इसकी लंबाई देख लो, तो इसकी लंबाई होती है 2900 किलोमीटर, है। तो 3-4 बातें आपको मेजरली याद रखना है। इसकी सहायक नदियां, ये कहाँ से उद्गम हो रहा है इसका और कहाँ समाप्त हो रही है, ये चीज याद रखना है। तो ये सारी चीजों में हम लोग याद रखेंगे ना। हम गंगा नदी तंत्र में भी यही सब चीजें देखेंगे। अब गंगा नदी तंत्र देखो, तो जो गंगा नदी तंत्र है उसमें हमको गंगा नदी कहाँ से निकलती हुई दिखाई देती है, गंगोत्री से। यहाँ से गंगोत्री से निकलेगी, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग गंगोत्री, ये याद रखना है ना मेजरली। तो उद्गम हो रहा है इसका गंगोत्री में,
और ये बह कर जाती है और समाप्त कहाँ होती है, जैसे बहते बहते जाएगी और कहाँ पर गिर जाएगी, ये पश्चिम बंगाल के पास में, आपके जो बंगाल की खाड़ी है वहीं पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, है ना। तो समाप्ति इसकी लिख दो, बंगाल की खाड़ी। और ये क्या बनाती है, इसके मुहाने पर, यहाँ पर क्या बना रही है, ये डेल्टा बनाती है। मैंने अभी समझाया डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा बनाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग सुंदरवन डेल्टा, ये याद रखो। अब गंगोत्री, ये जो गंगा है इसमें 2-4 चीजें आपको ये याद रखनी है। जब ये निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से जब निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, और क्या होता है, भागीरथी होता है, भागीरथी। और जब ये भागीरथी निकलती है और साथ में अब इसमें क्या मिलती है, अलकनंदा, है ना, देवप्रयाग में से मिलती है, यहाँ से अलकनंदा, ये भी यहीं से कहीं से हिमालय की नदी, ये भी एक क्या है, हिमालय की नदी है जो कि हिमालय से ही निकलती है, और इसको बोलते हैं हम लोग अलकनंदा। ये दोनों मिलती है आपके देवप्रयाग में, और जब ये दोनों मिलती है तब इसके बाद से जो आपका जो जल बह रहा है, जो पानी बह रहा है ना, अलकनंदा भागीरथी के मिलने के बाद जो नदी बन रही है आपकी, वो कहलाती है आपकी गंगा नदी। ठीक, क्या कहलाती है, गंगा नदी। अब इसमें जो इसके भाग जो है वो देख लेते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो मेजर सहायक नदी है वो है आपकी यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है ना, यहाँ यमुनोत्री से निकलती है और ये मिलती है आपकी गंगा नदी में, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से मिलती है। और साथ ही जो प्रायद्वीपीय कुछ नदियां होती है, जैसे होगी आपकी केन, सोन, तापी, ये नदियां भी गंगा में मिलती है ना। तो यमुना नदी एक हिमालयी नदी होगी, वो मिलती है, और साथ ही इस साइड में कौन कौन सी नदियां मिल रही है, तापी, सोन और केन। और यही से आपके क्या मिलती है, इसके थोड़े से ऊपर से आपकी चंबल नदी भी मिलती है, और आपकी बेतवा नदी मिलती है, बेतवा। ये सब किस सिरे से मिल रही है, आपके पश्चिमी सिरे से मिलने वाली नदियां ना। तो पश्चिमी भाग से निकल करके मिलने वाली नदियां ये हो गई, है ना, यहाँ से निकल के मिल रही है। अब जो नेपाल साइड से आती है, जो हिमालय से ही निकलती है नदियां, कुछ होती हैं यहाँ से, है ना। यहाँ से 3 नदियां आपकी मिलती है, कौन कौन से मिलती हैं, ये आपके नेपाल से निकलती है, इधर हिमालय है, जो हिमालय की नदियां हैं, ठीक है। तो ये आती है आपकी पूर्वी भाग से। पूर्वी भाग में कौन कौन सी नदियां मिल रही है, तो होती है घाघरा, गंडक और कोसी। ये 3 नदियां जो है वो उधर से आ रही है, आपके कौन से, पूर्वी भाग से आ रही है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 2500 किलोमीटर। बस ये चीजें याद रखनी है आपको। अब लास्ट में एक चीज और याद रखना कि जब ये पश्चिम बंगाल में मिल रही है, इससे पहले ही यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है तब ये बहुत से अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। तो जब इसकी शाखा एक पश्चिमी भाग में निकलती है और वो आपकी कहलाती है यहाँ पर, है ना, और ये वाली आपकी भाग अलग निकल जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल का जो आपका फरक्का से, है ना, फरक्का से अलग हो रही है, ये होती है भागीरथी कहलाती है। यहाँ पर भागीरथी अलग से मिलती है बंगाल की खाड़ी में, और ये जो गंगा निकल जो मिलती है वो अलग चीज होगी, ना। तो भागीरथी वापस देखो आप, भागीरथी पहले इसका नाम था, एंड जब लास्ट में जब मिल रही है बंगाल खाड़ी में तब भी भागीरथी नाम है इसका, है ना। तो ये 2 चीज याद रखना कि भागीरथी इसको पहले बोलते हैं जब ये गंगोत्री से निकलती है, एंड जब इसमें अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में तब ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, यमुना, तापी, सोन, केन, चंबल, बेतवा, ये सब पश्चिमी से मिलती है, और पूर्व से मिलने वाली घाघरा, गंडक और कोसी, और इसका लंबाई याद रखना, ठीक है। इतना होगा गंगा नदी तंत्र। इसके कुछ आज भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, तो यूपी से हो गया, बिहार से हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर जो है वो बहुत ही उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है गंगा नदी, क्योंकि इसमें क्या होता है, हिमालय से निकल रही है, तो हिमालय से निकलने वाली जो उपजाऊ जो मृदा होती है उसको भी साथ में लेकर आती है,
और यहाँ पर वो क्या करती है, गंगा के मैदानों का निर्माण करती है ना, मैदान जो उत्तर के मैदान है, उत्तरी भाग में मैंने आपको बताया था भौगोलिक विस्तार में कि यहाँ पर क्या होते हैं, उत्तरी भाग के मैदान होते हैं जो गंगा नदी द्वारा निर्माण होता है उनका। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देख लेते हैं। आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, अब इसको डिटेल में समझो। ये भी कहाँ से निकल रही है, देखो ये भारत है पूरा, है ना, नेपाल एंड सिक्किम एंड ये वाली जो चीज हो गई, ठीक है, हाँ ठीक है, इतना ही बनाते हैं हम लोग इसको भी आधा, ठीक है। मानसरोवर झील के पास से आपका क्या निकला था, सिंधु नदी निकली थी यहाँ से, और इसी के पास से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलेगी यहाँ पर, है ना। और ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से बहते 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 बहते, है ना, यहाँ पर एक लार्ज यू का फॉर्मेशन करती है, फिर जा करके ये कहाँ पे मिल रही, बंगाल के खाड़ी में मिल रही है। तो उद्गम इसका कहाँ हो गया, मानसरोवर झील के पास, लिखो इसको, मानसरोवर के पास, और समाप्ति कहाँ हो रही है इसकी, बंगाल की खाड़ी। अब ब्रह्मपुत्र नदी में आप ये देखेंगे कि जो चीन के तिब्बत से ये यहाँ से बहते हुए जा रही है ना, और यहाँ पर इसको बोलते हैं सांगपो, और ये लार्ज यू का फॉर्मेशन, ऐसा यू बना रही है ना, ये यू बनाते हुए इस तरह से, तो यू बनाते हुए, यू आकार लेते हुए ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश कर रही है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग, ठीक है, क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसको कहते हैं दिहांग। और यहीं पर इसकी कुछ सहायक नदियां भी हमको देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी सहायक नदियां यहाँ पर हमको मिल रही है, तो वो है दिबांग, लोहित और केनुला। कौन कौन सी है इनकी सहायक नदियां, दिहांग, दिहांग तो इसको कह ही रहे ना, दिबांग, लोहित और केनुला, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब मेजर बात इसमें क्या है ब्रह्मपुत्र नदी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी हमको सीधी सीधी नहीं दिखाई देती। अब इसमें क्या होता है ब्रह्मपुत्र नदी में कि ये ऐसे प्रदेश, ऐसे देशों से, मतलब ऐसे प्रदेशों से होकर के आ रही है जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा दिखाई देते हैं ना, जहां पर साल में बहुत वर्षा, जैसे मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये ऐसे प्रदेश है भारत के जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती रहती है साल भर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है, जिसके कारण ये क्या होती है, गुम्फित नदी जैसी दिखाई देती है ना। कैसी हो जाती है ये, गुम्फित नदी। इसको याद रखना एक चीज कि गुम्फित नदी की जैसी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, सिल्ट निक्षेप, है ना, सिल्ट निक्षेप ये सब जमा हो जाता है, और ये द्वीपों का निर्माण कर देती है बीच बीच में। शिल्प, निक्षेप, रेत, ये सारी चीजें इसमें मिल जाती है, और जिसके कारण यहाँ पर हमको क्या, छोटे छोटे से द्वीप दिखाई देंगे। आप उस साइड जाएंगे ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर साइड, तो आपको छोटे छोटे से द्वीप दिखाई देंगे। नदीय द्वीप का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर नदीय द्वीप का निर्माण हो जाता है यहाँ पर छोटे छोटे से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर रेत वेत आ गई तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा भागों में, शाखाओं में बढ़ जाती है नदी, और कई द्वीपों का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। ये हो गया। एंड तो ये हो जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इतना आया समझ में। तो ये कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर से निकल रही है, एक लार्ज यू आकार का बनाते हैं, आंध्र प्रदेश में अंदर आती है, और दिहांग इसको बोलते हैं, और बाद में क्या इसको दिबांग, लोहित, केनुला ऐसी सहायक नदियां मिल जाती है। और असम में जो है एक ब्रह्मपुत्र इसको कहते हैं ना, ये चीज याद रखना, जो असम में जब ये सब मिल जाती है सहायक नदियां, इसमें ब्रह्मपुत्र नदियों में, है ना, यहाँ से सहायक नदियां सारी मिल गई आके। अब यहाँ पर जो असम है, असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, याद रखना। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। गुम्फित नदी जैसे, मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें सिर्फ निक्षेप और रेत की मात्रा होने से नदी या द्वीपों का फॉर्मेशन करती है, और ये बहुत ज्यादा बाढ़ का भी कारण बनती है पूर्वी क्षेत्रों में। इतना आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इन नदियों में हम लोग कौन कौन सी नदियां देखते हैं, जो कि पश्चिम से, एक तो देखते हैं हम लोग कि जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर,
महाराष्ट्र का महाबलेश्वर, ये सारी जो है पश्चिमी घाट यहाँ से निकलती हैं और आपके मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और एक प्रकार की नदियां होती हैं जो कि कहाँ से निकलती है, आपके प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती है, बट कहाँ से, अमरकंटक और यहाँ से है ना आपके सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से यहाँ से निकलती हैं, और विंध्याचल आपकी जो सतपुड़ा श्रेणी से यहाँ से निकलती हैं और आपकी मिल जाती है इस तरह से ना। तो इस प्रकार की दो नदियां होती है जो कि निकलती है पूर्व से पश्चिम की तरफ, और ये जाती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना। तो दो प्रकार की नदियों में उनको बांटा गया है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां आपकी जो पश्चिम घाट से बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। और ये दो जो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है वो है नर्मदा और तापी। ये मिल जाती है आपके अरब सागर में, है ना। ये हो गया। और ये वाली जो नदियां होती हैं जो कि पश्चिम घाट से बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है, तो ये नदियां क्या बनाती हैं, अपने मुंह आने पर डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे गंगा करती थी। और ये वाली जो नदियां हैं ये यहाँ पर जब ये अपने अरब सागर में मिल रही है तब ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है ना। तो ये डेल्टा बनाती है और ये ज्वार नद मुख मतलब डायरेक्ट ही मिल रही है। इसमें क्या होती है, शाखाओं में ये नहीं बट रही है ना, और ये वाली नदियां क्या शाखाओं में अपने मुहाने पर बट जाती है, तो डेल्टा बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है। बस इतना हो गया। अब हम लोग एक एक करके सब समझ लेते हैं। तो जो गोदावरी नदी होती है उसका उद्गम कहाँ से, आपके वही पश्चिम घाट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ना। तो इसमें ये दो चीजें आएंगी, साथ में इसके सहायक नदियां देख लो। तो इसमें सिर्फ सहायक नदियां कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो है वेनगंगा, वर्धा और प्राणहिता, इसकी सहायक नदियां हो गई। और ये जो है दक्षिण की सबसे लंबी नदी है या प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है 1500 किलोमीटर है, ये याद रखना। और ये जो है प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी होने के कारण इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये दो चीज याद रखना गोदावरी के बारे में। वैसे ही महानदी भी वैसे ही होगी सारी चीजें। वैसे जो महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये सब भी यही पश्चिम घाट से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में मिल रही है, तो ये सेम चीजें इसमें आएंगी। और आपके जो नर्मदा और तापी नदी है ये अमरकंटक से निकल रही है, ये याद रखना, अमरकंटक। और जो नर्मदा नदी है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे क्या होती है नर्मदा नदी। अमरकंटक के पास एक धुआंधार जलप्रपात का फॉर्मेशन करती है। नर्मदा नदी जो है वो एमपी है ना, एमपी गुजरात यहाँ से होते हुए जाती है, और तापी नदी भी एमपी गुजरात से और महाराष्ट्र से होते हुए निकलती है। अच्छा वो नर्मदा नदी को थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये नर्मदा है एंड ये तापी थोड़ी नीचे आती है ना नर्मदा से, तो ये एमपी होगी, ये गुजरात में और गुजरात में जाती है, और तापी गुजरात और महाराष्ट्र में भी होकर के जाती है। इतना हो गया, सारी समझ में आ गई। और गंगा नदी कहाँ से कहाँ निकल रही है थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। गंगोत्री से यहाँ से, और ये निकल के जाती है यहाँ पर और आपके डेल्टा का फॉर्मेशन कर देती है, ये हो गई। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ से जाती है और डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और कौन सी, सिंधु नदी होगी, सिंधु नदी यहाँ से जाती है और बंगाल की, ये अपने अरब सागर में मिल जाती है। बस इतना खत्म हो गया। ये हो गए नदी तंत्र हमारे जितने भी थे, इनके नाम याद रखना, इसकी सहायक नदियां याद रखना, ये कहाँ कहाँ से निकलती है, क्या क्या बनाती हैं, ये इनका याद रखना थोड़ा सा कि कौन कौन सी आकृतियां बना रही है कौन सी नदी। बस इतना ही है इसमें। तो ये हो गया अपवाह तंत्र हमारा आज का कंप्लीट। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।